किस तरीके से आयुर्वेदा को आगे बढ़ाया जाए, दंत चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल शिविर, डाकघर, ऐसी कई सारी अगर हम बताएं योजनाएं जो है वह सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लेकर आने की कोशिश की गई। अब सवाल उठ जाते हैं यात्रा को लेकर, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल भारत जोड़ो यात्रा के पास इस न्याय यात्रा का है। कांग्रेस का इस यात्रा से मकसद क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मणिपुर से यात्रा की शुरुआत तो होगी, लेकिन पूरे देश के अंदर या लगभग कह ले कि एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जब मणिपुर में जाकर इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये एक रणनीति कांग्रेस द्वारा क्या अपनाने की कोशिश की गई, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच यात्राओं की जब हम बात कर रहे हैं तो पहले भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होता है, फिर उसके बाद बीजेपी की संकल्प यात्रा का शुरुआत होता है, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य यह था कि सत्ता में बैठी सरकार को घेरना, कम बताना। तो वहीं बीजेपी की संकल्प यात्रा का ये गोल था कि बताना कि जी हमने काम किया है, अब फिर से एक बार न्याय यात्रा हो रही है और सरकार को घेरने का प्रयास। किसकी यात्रा में कितना दम है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सरकार अपने काम गिनवा रही है यात्रा को लेकर, तो दूसरी यात्रा की जा रही है कि देखिए काम नहीं हुआ। 2024 में कितनी मात्रा में सीटें मिलने जा रही हैं इस यात्रा से, विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि कौन कौन से राज्यों के अंदर कांग्रेस जो भी जा रही है यहाँ पर मजबूत कितनी है। यात्रा में कहा जा रहा है कि जनता से कनेक्ट बढ़ रहा है, और भारत जोड़ो यात्रा में ये बात देखने को मिली कि जनता का एक समर्थन जो है, एक राहुल गांधी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो जन समर्थन मिलते हुए नजर आया। लेकिन क्या जनता ये जन समर्थन देते हुए वोट देती है? जनता से कैसे कनेक्ट बढ़ता है ये भी जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। विस्तार से इन यात्राओं के फायदे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रवि अरोड़ा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अमिताभ ठाकुर भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। न्याय यात्रा का आगाज होने जा रहा है और शुरुआत मणिपुर से है, इसके मायने क्या हैं? इन राज्यों में यात्रा जानी है, 14 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसकी पहले कांग्रेस समीक्षा करे। इन 14 राज्यों में उनकी सरकार अभी 2 राज्यों में तो गई है, कई जगह समर्थन में चल रही है। तो न्याय की मांग आप कैसे कर सकते हैं? क्या केवल केंद्र सरकार ही न्याय देती है, या न्याय देने में राज्य सरकारों की भी भूमिका रहती है? जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो राज्य सरकारों का विषय है, और जिन राज्यों से होकर के आपकी यात्रा जा रही है उसमें से लगभग 25% राज्य आपके हैं। तो आप उन राज्यों में क्यों जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव हारते समय राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे अपनी पार्टी पर, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी तक ये तय नहीं हो पाया, उसकी समीक्षा नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपने ही नेताओं को भूमिका को ध्यान में रखते हुए तमाम आरोप ऐसे लगाए थे। क्या 2024 तक 5 साल में उन आरोपों की समीक्षा कांग्रेस कर पाई कि नहीं कर पाई, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण पलक जी ये बात है कि राहुल गांधी की स्थिति कांग्रेस में है क्या? अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जिस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उस यात्रा के नेतृत्व में आपकी भूमिका क्या होगी, ये अभी कांग्रेस नहीं बता पाई है। या तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये यात्रा निकलती, खड़गे साहब उसका नेतृत्व करते, लगता कि ठीक है सोनिया गांधी करते। लेकिन जब कोई अहम आपके पास पद नहीं है इस समय पार्टी में या संसदीय दल में, तो निश्चित तौर से आप ऐसी यात्रा का नेतृत्व कैसे कर पा रहे हैं, ये आपके पदाधिकारी, आपके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। दूसरी बात, जिन राज्यों से होकर के आपकी यात्रा जा रही है उस संगठन की समीक्षा कर लीजिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, अभी वही स्थिति पड़ी हुई है जहां पहले थी। अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं आप कर पाए, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति आप नहीं कर पाए, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी आप बना नहीं पाए। राजस्थान, वहां बिहार में देखेंगे आपके संगठन की क्या स्थिति है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में जा गए हैं, अभी आपको संगठन में बदलाव करना है, अभी आपने केवल और केवल मुखिया बदले हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां आपका संगठन है, जिसका आपको निश्चित तौर से उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लोगों को देनी है, या जहां भंग पड़ा है, या जहां बहुत सारे पद हैं जहां बिल्कुल खाली पड़े हैं, उन पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, चर्चा आप कर रहे हैं कि हम सुनील उन कौशिक राज्यों जी से विस्तार होकर के से इस पर यात्रा चर्चा निकालेंगे और करेंगे। एक संदेश अमिताभ देंगे। ठाकुर जी, क्योंकि इस वक्त बड़ा सवाल सुनील जी ने उठाया है कि राहुल गांधी जी यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन उनका पद क्या है, समीक्षा की गई इन राज्यों पर। बहरहाल हम चर्चा इस पर भी करते हैं सर। पिछली जो यात्राओं के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी की जो संकल्प यात्रा थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो एक कनेक्ट देखने को मिला वो भारत जोड़ो यात्रा में स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। जन सैलाब था, जन समर्थन देखने को मिल रहा था, एक नरेटिव जो सेट करना चाहती थी कांग्रेस वो हुआ। क्या बीजेपी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी क्या वो उतनी सक्सेसफुल रही? जी अमिताभ जी। निश्चित रूप से बीजेपी की जो यात्रा है वो भी इम्पोर्टेंट थी और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इस देश में जो पिछले 70 सालों में सरकारें जो भी काम करती रही हैं, सरकार पर से जनता का एक तरीके से बहुत से मामलों में भरोसा उठा हुआ रहता था। जो सरकारी योजनाएं होती थी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, बीच के अधिकारी खा जाया करते थे, बीच के नेतागण खा जाया करते थे, लोगों को 10-15 पैसे 20 पैसे तक का लाभ मुश्किल से मिलता था, तो लोगों का भरोसा ही जनता पे नहीं होता था। अभी भी ऐसे हालात हैं कि सरकारी योजनाएं जो हैं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप बहुत सी शिकायतें सुनती होंगी कि आयुष्मान कार्ड बना, एक ही नंबर पे कई हजार फिर कई लाख कार्ड बन गए और इस तरह की बातें हैं। सरकार की छोटी छोटी योजनाएं हैं, मकान का योजना है, आज भी मकान बनाने के लिए जो धन सरकार से मिलता है उसमें से जो मेरी जानकारी है कई इलाकों में 20-20 हजार रुपया मुखिया सरपंच खा जाते हैं, उसको रोक नहीं पाती है जनता। तो उस कई योजना ऐसी जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, उनके लिए बीमा की योजना है, उनके लिए स्वास्थ्य की योजना है, उनके लिए पानी की योजना है, उनके लिए मकान की योजना है, शौचालय की योजना है, पता होने पर भी वो ले नहीं पाते हैं। तो जब ऐसी योजना के साथ इन योजनाओं की जानकारी देते हुए जब केंद्र से या मुख्य जो धड़ा है लेकिन बड़े चेहरे अगर मैं बात करूं अमिताभ जी, हम कह रहे हैं कि आप जब एक नेता हैं तो आप अपने कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर जाइए जनता के बीच में। क्या बीजेपी के नेता वो कर पाए? क्योंकि राहुल गांधी ने तो अपनी ये छवि बनाई कि देखिए मैं ग्रास रूट पर था, सड़कों पर घूमा और लोगों की दुविधाएं जानने की, परेशानी जानने की कोशिश मैंने की। लेकिन क्या बीजेपी के बड़े नेता ये छवि बना पाए? रवि अरोड़ा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों के अंदर जिस प्रकार से चुनाव कांग्रेस हारी है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कांग्रेस पार्टी बना पाई। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब आपको याद होगा सवाल ये उठा था कि भारत को तो जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था और अब भारत कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। वही काम अब करने जा रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। आप समझिए, भारत न्याय यात्रा मतलब क्या? जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई काम करना बंद कर दें? क्या न्यायपालिका से आपका विश्वास उठ चुका है? अगर आपको न्याय चाहिए तो आप कोर्ट में जाइए, आपके पास ऑप्शंस है भारत के अंदर। क्या भारत के संविधान पर आपको भरोसा नहीं है? अगर आप भारत न्याय यात्रा निकालना भी चाहते हैं तो उन शब्दों का देखिए बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब बातों का। और सबसे बड़ी बात, जिस नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, जिस मणिपुर से ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आप ये बताइए कि जब 2014 से पहले इन राज्यों का क्या हाल था, क्या कनेक्टिविटी थी? आपको आप आज के हालात और तब के हालात देखिए, काफी बदलाव हो चुका है, काफी माहौल बदला है। और पिछले 9 सालों के अंदर जितना बदलाव है, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उस चीज का और लोग समझ नहीं इस बात को। तो भी आप क्या रवि अरोड़ा जी आप ये बात कहना चाह रहे हैं सर कि जो नाम चुना गया है भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, लेकिन जब आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा कह रहे हैं तो क्या आप संदेश जाना चाह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा देश में? हाँ, बिल्कुल यही मैसेज आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारत न्याय यात्रा निकाले जा रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन की आप मीटिंग कर रहे हैं, उसमें आप बिहार भी जाएंगे, आप पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, तो क्या वहां की स्थानीय सरकारें आपको समर्थन देगी? क्या ममता दीदी समर्थन देगी? क्या बिहार के अंदर आपको समर्थन मिलेगा? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी जब नाम की चुनते हैं तो कम से कम यह ध्यान में रखकर चुने कि ताकि लोगों का इफेक्ट पड़े, लोगों के दिमाग पर कुछ एक ऐसा मैसेज दे सके। और खासकर जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भी अगर कांग्रेस को सफलता 3 राज्यों में नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं यह साबित कर रही है कि बीजेपी की संकल्प यात्रा बेशक
से बाद में निकले, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है ये कोई खास नहीं निभा पाई भारत जोड़ो यात्रा। क्या तो अब ठीक है सुनील जी, क्या आप कहना चाहेंगे इस वक्त इस मुद्दे पर कि ये पूरी यात्रा का फ्रेमवर्क महज और महज मणिपुर के लिए किया गया है? क्योंकि हम 14 राज्यों को अगर उठा ले, यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। हर राज्य में 1 या 0 ऐसी सीटें जी कर रहे हैं। मणिपुर का पूरा प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग मणिपुर जाते हैं। जांच कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई, एक एक चीज की निगरानी माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो अब राजनीति की वहां गुंजाइश बचती नहीं है ना। तब लग रहा था कि सरकार नहीं कर पा रही है, हो सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वरिष्ठ आईपीएस की टीम बनाई, कमेटी बनाई, उसके बाद पल पल की जानकारी, पल पल का स्टेटस रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल वो कमेटी कर रही है। तो वहां कांग्रेस को तो बनता ही नहीं कि पक्ष के साथ वहां राजनीति हो रही है या बीजेपी अपने हिसाब नहीं कर पा रही है। लेकिन सर नरेटिव तो सेट होगा ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के पास। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहां आप देखेंगे ना, 93 देखेंगे, 93 में कितने लोग मारे गए वहां पे। जो भौगोलिक स्थिति है और जो दो समुदाय की जो लड़ाई है वो आज की 2014 की नहीं है, वो बहुत पुरानी लड़ाई है। और जहां बॉर्डर पे आपने देखा होगा कभी बहुत सारे लोगों ने हथियार सरकार के सामने डाले हैं। कौन कौन से हथियार थे? विदेश मतलब चाइना निर्मित तो पाकिस्तान निर्मित वो हथियार पाए गए हैं। दूसरा, आर्मी के जो लूटे गए वो किस समुदाय ने लूटे हैं। वो मुझे लगता है कि वहां राजनीति में कहीं कांग्रेस टिक नहीं पाती। देखो, जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस की 2014 से वहां सरकार क्यों? क्या कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है? अगर आप कह रहे हैं कि देश में न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर आप सवाल सीधा न्यायपालिका से उठा रहे हैं ना, क्योंकि न्याय दिलवाने का काम तो न्यायपालिका का है। तो न्याय यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? फिर आप भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, क्या भारत जुड़ा नहीं हुआ? नहीं पलक, ये भी कह सकते हैं कि हर व्यवस्था, हर मुद्दा न्यायपालिका तक नहीं जा पाता है। न्यायपालिका की दूर बात रही, बहुत सारे प्रकरणों में एफआईआर भी नहीं हो पाती है, भूमिका में रहती है। और हम रेशियो मानेंगे या अन्य देशों की अपेक्षा हम देखेंगे तो 40% से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है न्याय। मतलब 40% केसों में ही सजा हो पा रही है, लगभग 60% के आसपास केस छूट रहे हैं। तो वहां पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति रहती है वो सब जानते हैं कि जब सरकारें प्रदेश की होती है उन्हीं के हिसाब से काम जाता है, उन्हीं के हिसाब से एफआईआर लगती है, उन्हीं के हिसाब से चार्जशीट जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। एजेंसियां भी लगभग वही सरकारों के हिसाब से काम करती हैं। तो न्याय की बात ठीक है, लेकिन न्याय ऐसे नहीं संविधान में बदलाव से होगा, भारत यात्रा से नहीं होगा कि आप भारत में दौड़ रहे हैं। निश्चित तौर से आप संविधान में कोई बदलाव चाहते हैं तो संसद में कोई बिल लेकर के आइए। यदि आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है, संविधान में आवश्यकता है, कोई लूप पोल ऐसे छोड़ रखे हैं सरकारों ने या लोग पुल भरे जाने हैं, तो उनकी आप बात करिए, चर्चा करिए। लेकिन ये आप कहेंगे जैसे 3 कानून अभी बदले हैं, इनकी समीक्षा मुझे लगता है होगी 2-3 साल बाद होगी, तत्काल तो नहीं हो पाएगी। अब इन 3 सालों में न्याय मिल पाता है देश की जनता को नहीं मिल पाता है। ये लागू होने के बाद अमिताभ जी, क्या आप सुनील कौशिक की बात से सहमत हैं? क्योंकि जहां तक इस यात्रा के ऊपर अगर हम बात करें, हम महाराष्ट्र के अंदर बोल ले कि जहां पर कांग्रेस के पास 1 सीट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति देखें तो 65 में से 63 सीटें तो बीजेपी के पास। ये बाकी राज्यों के अंदर भी कांग्रेस के पास महज 1 या 2 या 3 सीटें होंगी। तो मजबूत स्थिति इन राज्यों के अंदर नहीं है। लेकिन मणिपुर से पूरे देश के अंदर एक संदेश लॉ एंड ऑर्डर को देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये यात्रा केवल और केवल मणिपुर के मद्देनजर नाम रखा गया है और मणिपुर के मद्देनजर इसे चलाया जा रहा है। नहीं, कौशिक जी बहुत बेहतर ढंग से बता रहे थे चीजों को। लेकिन देखिए, न्याय केवल अपराध के मामले में ही नहीं जरूरत होती है। जो सामाजिक विसंगतियां हैं हमारे यहाँ, जो पिछड़ा वर्ग अभी तक जो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको बहुत सारी सुविधाएं, साधन नहीं मिल पाता है बहुत सारे मामलों में। तो उनको भी जो सारी सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही, जो साधन है उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसका पूरा फायदा मिले और वो भी अच्छे ढंग से पढ़ लिख करके, शिक्षा हासिल करके और समाज के उच्च वर्ग के समकक्ष पहुंच पाए। बेसिक तो में शिक्षा और आर्थिक स्थिति से आप देखा जाता है, और आर्थिक स्थिति हम सभी जानते हैं तभी ठीक होगा जब शिक्षा और प्रशिक्षण सही ढंग से मिलेगा। तो शिक्षा और प्रशिक्षण से इनको वंचित किया जाता रहा है, उचित व्यवस्था उसकी नहीं की गई है, वो सबसे बड़ा कारण है। और राहुल जी के जाने से, देखिए, राहुल जी के जाने से फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो वो जमीन से कट गई है वो जुड़े। राहुल जी के जाने से ये फर्क पड़ेगा कि आम जनता के करीब जाएंगे वो,
और वहां पे जो इनका संगठन जो एकदम बिखरा पड़ा है, जब राहुल जी जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत से लोग तो सवाल यही उठेगा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा तो पहले की थी, तो क्या आप राजस्थान के अंदर अपनी सरकार से जोड़ नहीं सके जनता को, या छत्तीसगढ़ से जोड़ नहीं सके? क्योंकि मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरी थी। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ जी? कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा केवल चुनाव में देखिएगा तो नहीं, उसको आगे उसका नहीं कर पाइएगा। भारत जोड़ो यात्रा का फर्क जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि राहुल के अपने अनुभवों को और उनके जो संगठन के लोगों का जो जुड़ाव है, वापस उसको रिजुवनेट करने में जो काम हुआ है उसको हमें समझना चाहिए। पार्टी का संगठन एकदम खत्म हो रहा था, जर्जर हो रहा था, उसको ऊर्जा मिली है। एकदम से तत्काल चुनाव में उसका असर आप केवल देखना चाहेंगे तो वैसा मुझे लगता है कि उचित नहीं है। राहुल का अपना अनुभव बहुत बेहतर हुआ है और जो पार्टी के पदाधिकारी जो थे, कार्यकर्ता जो थे, वो सब जो एकदम दूर हो रहे थे ना। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये यात्रा अलग अलग राज्यों से गुजरेगी और आज नागपुर के अंदर कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस का आयोजन जो है वह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस की शुरुआत नागपुर से हुई, तो वहीं अंबेडकर का एक संदेश, लोकतंत्र बचाने का एक संदेश जो है कांग्रेस जो है वो यहां से देना चाहती है आरएसएस को और बीजेपी को। तो सवाल सर ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र में आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की 2024 में सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं? क्योंकि इससे पहले अगर हम कांग्रेस की वोट शेयर और सीट देख रहे हैं तो केवल महज एक सीट जो है कांग्रेस को मिली है और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का बिखराव सबके सामने से माहौल चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर कांग्रेस खुलकर लड़ती है, मतलब बिना अलायंस के लड़ती है वह, और या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती है, देखने वाली बात रहेगी। ऐसे में अगर वो अलायंस करके लड़ती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती अपने ही घर में खड़ी होती है। और मैं समझता हूं ऐसे में जिस प्रकार से राहुल जी यात्रा निकाले हैं तो इसके बाद एक कुछ नया मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब आप अलायंस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है लोकसभा चुनावों में, और ऐसे टाइम में अगर आप यात्रा निकाल रहे हैं तो पिछली बार भी यही हुआ था जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको याद होगा चुनावों में बहुत कम समय दे पाए थे, बहुत शिकायत रही और उसका काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पर ऐसे में अब जो माहौल चल रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस को लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जी ऐसे में यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके अंदर बेशक से मुंबई में लास्ट उनका वो रहेगा, पड़ाव रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है रहा इनके लिए, अभी बहुत मुश्किलें हैं। और सिर्फ वोट शेयर को बढ़ाने वाली बात नहीं है, बात यह कि वहां से अगर अलायंस होता है तो किस प्रकार से, क्या शिवसेना के साथ जो इनका अलायंस है तो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जो इनका अलायंस है तो वो क्या आगे बढ़ पाएगा, या वो इंडिया गठबंधन में क्या लगता है? सुनील कौशिक जी, अगर महाराष्ट्र की इस वक्त स्थिति देख रहे हैं हम, राम मंदिर से भी इसे जोड़ेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में बात ये हो रही है कि शिवसेना जो अलग हुई थी ये कहते हुए कि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है उस पर शिवसेना अब चल नहीं रही है। अब हाल फिलहाल में शिवसेना के नेताओं के, उद्धव गुट की बात कर रही हूं, की तरफ से राम मंदिर को लेकर जो बयान आ रहा है, एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि अब बाला साहब ठाकरे जो लगातार राम मंदिर को लेकर एक मुहिम के अंदर शामिल रहे थे, अब उनकी विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर क्या जो उद्धव वाली शिवसेना है उसे जनता से वो समर्थन मिलेगा? क्योंकि आप तो अपनी मूलभूत जो बातें थी उससे दूर हो चुके हैं। नहीं, देखो, तत्कालिक मुद्दों पर, तत्कालिक घटनाक्रम पर जनता निर्णय लेती है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि मुफ्ती के साथ बीजेपी नहीं जाना चाह रही थी। बीजेपी ने मुफ्ती की पार्टी को बहुत राजनीतिक भाषा में बहुत कोसा, लेकिन मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, और क्या बीजेपी फिर वहां नहीं आई बीजेपी वहां। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वहां जो घटनाक्रम बाला ठाकरे साहब के समय हुआ उसका तब कुछ और था, अब कुछ और है। बाला साहब ठाकरे ने तो कांग्रेस के भी कोसा था कि कुछ भी हो जाएगा, मर जाऊंगा, मैं कांग्रेस के पास नहीं जाऊंगा, ना कांग्रेस को आने दूंगा अपने पास। तो वो परिस्थितियां कुछ और रही होंगी निश्चित तौर से। अब की परिस्थितियां कुछ और हैं। 2014 में मुझे याद है, और उससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और जब महाराष्ट्र का दौरा किया तो उनको बाला साहब से मिलने के लिए मातोश्री जाना पड़ा। वो मिलने नहीं आए थे प्रधानमंत्री मोदी से। और 2014 के बाद जब अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया तो वो यही उद्धव ठाकरे अमित शाह से मिलने नहीं गए थे। अमित शाह को भी मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आना पड़ा। तो कद बहुत बड़ा था वहां ठाकरे का महाराष्ट्र में। निश्चित तौर से बहुत राजनीति के दिग्गज जो लोग भी रहे हैं वो भी उनकी मान्यता थी और वो भी उनका सम्मान और मान सम्मान करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ अलग है, राजनीति कुछ अलग है। आज के दौर की राजनीति और तब के दौर की राजनीति की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से जो राम मंदिर का मुद्दा है
और जो 22 जनवरी को पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें भी परतक खुल रही हैं धीरे धीरे करके। बहुत बड़े स्तर से बीजेपी उसकी तैयारी कर रही है। यदि ऐसी स्थिति में तमाम कांग्रेस के जो क्षेत्रीय दल हैं या कह सकते हैं दोस्त हैं, इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, वो सनातन को और हिंदू धर्म को जो गालियां दे रहे हैं और जो थोड़ा उल्टा सीधा कह रहे हैं, निश्चित तौर से उसको बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना बड़ा इवेंट होगा इस बात का विपक्ष भी अंदाजा नहीं लगा कितनी मेहनत कर रही है इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर हमने विस्तार से एक एनालिसिस जो है वो दर्शकों को दिया है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। 2024 से पहले 2023 के अंदर एक यात्रा ट्रेंड देखने को मिला। सरकार यात्रा के जरिए अपनी स्कीम्स गिनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यात्रा करके सरकार को कम बनाने में लगी है। विस्तार से इन यात्राओं पर कर रहे हैं चर्चा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। न्याय यात्रा पर चर्चा इस वक्त हो रही है। दिलचस्प सवाल मेरा अमिताभ ठाकुर जी आपसे रहेगा। सर, जब आप राजस्थान में जाएंगे जहां पर ये यात्रा जाएगी, राजस्थान के साथ फिर पश्चिम बंगाल में जाएंगे जहां पर इस वक्त आपकी अलायंस पार्टी है, फिर उसके साथ ही आप बिहार में जाएंगे जहां पर आपकी अलायंस पार्टी है, फिर आप उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पर आपकी अलायंस की पार्टी है, वहां पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की तो है नहीं, बीजेपी की तो है नहीं, वहां पे आपकी अलायंस पार्टी के है, तो वहां पर आप न्याय की बातें कैसे करेंगे? जी अमिताभ जी। ये बिल्कुल ही अपने अलायंस पार्टीज पे बिल्कुल ही अटैक नहीं करने जा रहे हैं, केवल और केवल केंद्र सरकार पे, और उसमें भी केवल मोदी जी के ऊपर अटैक होगा। आप देखिएगा लगातार अगर कहीं अटैक का कोई भी केंद्र बिंदु है तो वो मोदी सरकार रहेगी। उनको वैसे भी जो है सीधे मोदी सरकार पे ही अटैक करना है, तभी अलायंस पार्टनर का सहयोग मिलेगा, नहीं तो उनको बाधाएं भी झेलनी पड़ सकती। वो तो निश्चित है कि ये लोग केवल और केवल मोदी विरोध में जा रहे हैं और उन राज्यों में जा रहे हैं अपने संगठन को थोड़ा जिंदा करेंगे, लेकिन जो अपने साथी दल हैं उनको बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे, ये भी गारंटी है। केवल और केवल मोदी के ऊपर हमला होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होने जा रहा है, कांग्रेस में जो एकदम बिल्कुल निर्जीव कई जगह हो चुकी है, बिहार में बिल्कुल निर्जीव है। कुछ एक नेता जरूर टिकट नहीं मिलने पे, कई बार तो भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं को टिकट नहीं मिलता है अपने दलों से, तो कांग्रेस का टिकट ले लेते हैं। तो उस लिहाज से केवल इसकी जो वहां पे भूमिका रह गई है, तो उन घरों में उन जो अपने, लेकिन अमिताभ जी इन जगहों पर मुद्दे क्या उठाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, फिर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि जब आप राजस्थान में जा रहे हैं, वहां पर आपकी मौजूदा सरकार थी, जहां पर आपको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बाकायदा घेरा गया, वहां पर आप न्याय की बात कैसे करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में आप न्याय नहीं दे पाए जहां पर आपकी पहले सरकार थी? फिर उसके बाद सर छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड जो आपकी अलायंस पार्टी है, वहां पर आप न्याय की बात कैसे करेंगे? पश्चिम बंगाल जहां पर हर रोज हम देखते हैं कि आपको चुनाव कराने में भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बिहार के अंदर न्याय की आप बात कैसे करेंगे? इन राज्यों में आप सामाजिक न्याय के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे कैसे? जनता को बोलेंगे क्या? नहीं, ये सीधे और सीधे मैंने कहा ना कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनकी कमियां गिनाएंगे ये लोग। ये कोई स्थानीय मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठाएंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो इनकी यात्रा है उसका उद्देश्य एकमात्र है कि मोदी सरकार के खिलाफ बोलना। और अब ये जैसे मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे, पहलवानों का मुद्दा उठाएंगे, नारी अत्याचार का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो अपराध हो रहे हैं उन राज्यों में उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। रवि अरोड़ा जी थोड़ी रोशनी डालिए, क्या लगता है इन राज्यों में कांग्रेस की नीति क्या रहेगी? क्योंकि मणिपुर में आप चले जाएंगे, वहां पर तो आप जोरों शोरों पर बोल लेंगे जी देखिए बीजेपी क्या कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इन राज्यों में क्या रणनीति रहेगी? जी रवि, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जो इन्होंने नाम रखा है भारत न्याय यात्रा, ये अपने आप इसके ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा होता है। और अगर नाम रख भी लिया है तो देखिए 2004 से 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देखा उस समय इनके कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे बड़े चेहरे थे और लगातार काम, बेशक सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े नेता थे इनके पास, क्योंकि केंद्र में सत्ता में थे, सत्तारूढ़ थे, तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन पूरी पार्टी का दारोमदार ऐसा लगता है कि बिल्कुल राहुल गांधी जी के कंधे पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनकी जो सलाहकार कमेटी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में जिस प्रकार से ये नाम सुझाती है, जिस प्रकार से ये यात्रा
आप मणिपुर की अगर अकेले बात कर रहे हो तो यह नाम बहुत अच्छा था, पर बाकी राज्यों के अंदर वहां की आप व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, वहां की आप कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, न्याय प्रणाली पर भी आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कमजोर रणनीति झलक रही है कांग्रेस की एक बार? बिल्कुल ये अपने आप में बहुत, मैं समझता हूं कि नाम एक चुनिंदा होना चाहिए, और खासकर जब सलाहकार कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब भी डिसीजन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ऐसे में जिन राज्यों में आपकी अलायंस पार्टी के लोग हैं, अलायंस पार्टी की सरकारें हैं, उनके साथ आप किस प्रकार से आगे लड़ पाएंगे? वो क्या आप वहां पे मतलब अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम बहुत कम बचा है, ऐसे में छोटा सा भी सुनील कौशिक जी, ये तो बात हमने कांग्रेस की करी, अब बात करते हैं हम बीजेपी की। क्या लगता है बीजेपी इस वक्त बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपको 3 राज्यों के अंदर जीत मिल चुकी है? क्या जनता के साथ कनेक्ट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या फिर मोदी मैजिक पर ही अभी तक दम भरा जा रहा है? नहीं पलक जी, ऐसा नहीं है। देखिए 5000 यूथ कार्यकर्ताओं से सीधे मोदी संवाद करेंगे, ये अभी नया प्लान उनका है। और उन्होंने जो बूथ की जो टीम थी उनकी, जहां पन्ना प्रमुख थे, पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति पर जाने का पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। लगभग कई राज्यों में पन्ना समितियां बन भी गई हैं। तो जब एक एक बूथ पर जहां 20-20, 30-30 वोट हैं, वहां पर वो 5-5 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, तो एक व्यक्ति के नीचे 5-6 वोट आ गए। कहां से आप निकल पाए, कहां से वोटर कहां जा पाएगा? एक एक वोट की निगरानी तक वो जा रहे हैं। और अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने कहा कि हमको 60% वोट की लड़ाई लड़नी है। तो जब इस तैयारी के साथ बीजेपी उतर रही है, 5 लोकसभा सीटों पर एक कमेटी बन रही है जो ये 10 पॉइंट का सुझाव देगी कि कौन से मुद्दे वहां होने चाहिए, कौन से दूसरे पार्टी के लोग हैं जो हमारी पार्टी में आएंगे तो निश्चित तौर से उसका फायदा मिलेगा। वो कमेटी निगरानी रखेगी कि हमारी पार्टी में रह करके कौन पार्टी का कार्यकर्ता बेदरगात कर रहा है। वो कमेटी ये ध्यान देगी कि पिछली बार यदि इलेक्शन हम हारे, कौन सी जाति का, कौन से धर्म का वोट हमको नहीं मिला, किस बूथ पर नहीं मिला। लेकिन क्या लगता है, एक तरफ सुनील कौशिक जी, राहुल गांधी का तो ये कहना है कि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो तो फोन इस्तेमाल कर रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आने वाले 2024 में सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जाए, 2024 में युवाओं तक सोशल मीडिया से पहुंचने की कोशिश की जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। उनको तो स्ट्रेंथ लग रही है। देखो राहुल गांधी ने तो बहुत लेट कहा। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले अपने संबोधन में कह दिया था कि एक हफ्ते में 1 दिन व्रत रखिए, सोशल मीडिया से दूर रखिए, मोबाइल से दूर रहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, घर का जिक्र किया था कि एक कमरे में परिवार के लोग बैठे हुए हैं तो सब अलग अलग मोबाइल में व्यस्त हैं। राहुल गांधी को जानकारी बहुत बाद में मिली है। प्रधानमंत्री पहले ही पूरे देश को संबोधन में बता चुके हैं कि सोशल मीडिया में इतने मत खो जाइए कि अपना ध्यान ही भूल जाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया पर छोटे छोटे पलों की निगरानी भी होती है। आप कहाँ मुस्कुरा रहे हैं, कहाँ नाराज हो रहे हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। जब इतनी लेवल पर समीक्षा हो रही है तो हर मामले में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। पलक जी, निश्चित तौर से जो यूथ का कार्यकर्ता है, आप देखिए जो भी नया वोटर बनता है किसी भी राज्य में, बीजेपी उसके लिए काम करती है, नए वोटर तक कैसे पहुंचे, पहला वोट किसको जाएगा, उसके लिए अभियान चलाती है। कांग्रेस अभियान नहीं चलाती। अभी मेरी परसों ही किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष से बैठ करके बहुत देर वार्ता हुई। वो इस बात को लेकर के दुखित है कि संगठन में लोग नहीं मिल पा रहे हैं, मैं जिले और ब्लॉक लेवल पे कैसे जाऊं। सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रखी हैं। अब उनसे बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि आप क्या देंगे, मोल भाव की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास संगठन नहीं है उन 14 राज्यों में जहां आप यात्रा निकाल रहे हैं, निश्चित तौर से हंसी के पात्र तो आप बनेंगे ही ना। जब कोई ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं तो आपकी बात आपका कार्यकर्ता, आपका पदाधिकारी वहां पहुंचाता है। जब गली मोहल्ले में चाय की दुकान पर जब बात होती है तो आपके लिए आपका कार्यकर्ता लड़ रहा होता है। लेकिन जब आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है और बीजेपी के कार्यकर्ता हम चाहे, एक बड़ा सवाल इस वक्त ये भी है कि कांग्रेस फंडिंग को लेकर भी इस वक्त जद्दोजहद कर रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ये दर्शाती है, और जिस तरीके से शुरुआत की गई कांग्रेस द्वारा की फंडिंग जुटाने के लिए एक नया प्रयास जो है कांग्रेस ने किया है। आप कार्यकर्ताओं को आगे तो लगा रहे हैं लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए, किसी भी कैंपेन को करने के लिए फंडिंग चाहिए। जी अमिताभ जी। नहीं, फंडिंग तो इम्पोर्टेंट है। फंडिंग के लिए इन्होंने अभियान चलाया हुआ है और मुझे लगता है कि इस अभियान के जरिए बहुत सारा पैसा जो इनके अलग अलग कार्यकर्ताओं के पास जमा करके रखा हुआ है उसको लाने का ये प्रयास है। वैसे देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हाँ उसमें क्या होता है ना कि आप लाख कार्यकर्ताओं के नाम पे वो पैसा मंगवा ले कि भैया उनके नाम से रसीद कट गया, अब आप पकड़ नहीं सकते कि ये एक ही जगह से आया है या
लाख जगह से आया हुआ पैसा है। तो वो एक आसान तरीका है, वो अच्छा किया इन्होंने। वैसे भी झारखंड में 550 करोड़ 350 करोड़ से ऊपर लेकिन जो अमिताभ पकड़े जी, गए हैं तो एक तरफ खतरा हम हो बीजेपी गया की है। रणनीति की बात कर रहे हैं कि आप एक मीटिंग कर रहे हैं, 2 दिन का मंथन कर रहे हैं और उस मंथन के अंदर आपने तय कर लिया कि सबसे ज्यादा स्टैट्स बताते हैं कि युवाओं के साथ साथ महिलाएं फोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं आज की तारीख के अंदर। और हाल फिलहाल में ये साफ हो गया कि किस तरीके से महिलाओं का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। तो जब सोशल मीडिया के ऊपर आप कह रहे हैं कि अपने वर्चस्व को बढ़ाइए, सरकार की प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ाइए, तो आपको अच्छा वोट जो है वो मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जो है इसी नीति को लेकर आपके पास टक्कर में क्या है? नहीं, कांग्रेस में देखिए इसका जो इनका मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के अगल बगल जो लोग जमा है ना, इस पे हम लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं कि बहुत गलत इनको जो है वो सलाह दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो इनका भट्ठा बैठाने पर लगे हुए हैं कांग्रेस का। इस वक्त ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि मालूम है कि 3 महीने में चुनाव है। भाई साहब, आप चुनाव की तैयारियां करेंगे या यात्रा में समय लगाएंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं को भी यात्रा में उलझा देंगे, और वो भी उन प्रदेशों में जहां आपको टिकट नहीं मिलना है, जहां आपके पास 2-4 सीट से ज्यादा लड़ने के लिए नहीं है। आप अपने महत्वपूर्ण नेताओं, क्योंकि राहुल जी देखो, राहुल जी को ये लोग युवराज मानते हैं और उनको इसलिए घुमाया जा रहा है कि उनका चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जा सके, उसको हाईलाइट किया जा सके। कार्यकर्ताओं को जोड़ना एक बात है, वो हम मानते हैं, वो जोड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई सामान्य यात्रा भी अगर बड़ा नेता निकालता है तो हर पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन अमिताभ जी, खड़गे जी इस उम्र में नहीं कर पाएंगे ना यात्रा, ये भी तो सच्चाई है। नहीं, कहां से कोई भी बड़ा नेता जाएगा तो वो ये लोग क्या करेंगे? जो बचा खुचा जो चुनाव की तैयारियां हैं उसको सिर जोड़ के अभी करना है। उसके लिए बहुत मेहनत इनको करनी है, और मेहनत डबल इसलिए होगी कि अपने जो एसोसिएट जो पार्टीज हैं उनके साथ अभी इनको निगोशिएशंस करने हैं, और हर एक प्रदेश में जहां जहां उनकी सीट होगी वहां दोनों के समर्थकों के बीच में भी इनको कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो काम इतना ज्यादा है, उसमें एक यात्रा इस तरह की डाल दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से दर्शकों को 2024 के अंदर एक पूरा एनालिसिस जो है वो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यात्राएं तो की जा रही हैं, लेकिन यात्राओं से फायदा कितना मिलेगा? क्योंकि नेता जो है वो किसी यात्रा को केवल और केवल तीर्थ यात्रा समझकर नहीं कर रहे हैं। उस यात्रा के पीछे एक रणनीति है, और इस रणनीति से 2024 में कितना फायदा मिलेगा, विस्तार से आज इसी मुद्दे पर की चर्चा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।